आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा तलाक के 5 साल बाद दोबारा हुई शादी की भी है। महाराष्ट्र के नागपुर में 7800 किलो की खिचड़ी का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। इस मौके पर वहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। ये खिचड़ी मशहूर शेफ विष्णु मनोहर और उनकी टीम ने तैयार की थी, जिसे फिर लोगों में बांटा गया। विष्णु मनोहर ने बताया कि शुरुआत में वो 3500 किलो खिचड़ी बनाने वाले थे, लेकिन बनते बनते खिचड़ी 7800 किलो बन गई। उनके मुताबिक इतनी खिचड़ी बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रेरणा दी। उन्होंने भी खिचड़ी बनाने में सहयोग किया। विष्णु मनोहर इन्होंने जो रिकॉर्ड किया 7800 किलो की खिचड़ी बन रही है, करीब 50,000 लोग इसको खा सकेंगे। ये भी एक बहुत अच्छा विश्व विक्रम हुआ है। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुंबई पुलिस ने एक खोजी कुत्ते की मदद से लापता बच्चे को खोज निकाला। दरअसल 6 साल का ये बच्चा अपने दोस्तों के साथ घर के पास खेलने गया था, लेकिन वो नहीं लौटा। फिर काफी तलाश के बाद बच्चा नहीं मिला तो पुलिस ने एक डॉग स्क्वाड बुलाया और फिर कुत्ते को बच्चे के घर ले जाया गया। इसके बाद इस कुत्ते ने टी शर्ट की खुशबू से अम्बेडकर उद्यान से इस बच्चे को ढूंढ निकाला। यूपी के गाजियाबाद में एक दंपति तलाक के बावजूद 5 साल बाद दोबारा शादी के बंधन में बंध गए। दरअसल विनय और पूजा ने सबसे पहले 2012 में शादी की थी, लेकिन फिर 1 साल बाद ही इनके बीच मतभेद शुरू हो गए। इस पर मामला फैमिली कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक गया, जहां 2018 में दोनों कानूनी तौर पर अलग हो गए। लेकिन टर्निंग पॉइंट तब आया जब 4 महीने पहले अगस्त में विनय को हार्ट अटैक आया और उन्हें अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। इस दौरान उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई। फिर जब ये खबर उनकी पूर्व पत्नी पूजा को मिली तो वो उनसे मिलने अस्पताल पहुँच गयी। इसी दौरान ये दोबारा करीब आए और अपने परिवारों की सहमति से आर्य समाज मंदिर में एक बार फिर शादी कर ली। यूपी के गाजियाबाद में एक शादी अस्पताल में हुई। दरअसल ये शादी 27 नवंबर को तय हुई थी, लेकिन इससे 2 दिन पहले ही दूल्हे अविनाश को डेंगू हो गया। ऐसे में उनके प्लेटलेट्स गिरकर 10,000 ही रह गए। इसके बाद लोगों ने तय किया कि शादी मुहूर्त में ही मैक्स वैशाली अस्पताल में की जाए, चाहे कम रस्मों के साथ ही पूरी हो। ऐसे में अस्पताल प्रशासन से बात कर मीटिंग हॉल में शादी समारोह आयोजित हुआ। बताया गया कि अब दूल्हे की हालत ठीक है और उसे अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर मेंटल हेल्थ के जायकेदार इलाज से जुड़ी है। ये तो आपने सुना होगा कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी और अच्छा भी लगेगा कि दिमाग का भी पेट से हैप्पी कनेक्शन है। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने अपनी स्टडी में दावा किया है कि अगर मानसिक समस्या है, तनाव है या एंजाइटी है तो मनपसंद खाना चाहिए। बढ़िया शानदार खाना आपको टेंशन से निजात दिला सकता है। यह स्टडी हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के तनाव और उसके इलाज से जुड़ी है, इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। डिप्रेशन हो जाएगा छू मंतर, मेंटल प्रॉब्लम्स की हो जाएगी छुट्टी। न तनाव बनेगा सर दर्द का सबब, न एंजाइटी करेगी परेशान। अगर मिलता रहे मनपसंद खाना तो मेंटल प्रॉब्लम्स का मिट जाएगा नामो निशान। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की एक नई रिसर्च उन तमाम लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला सकती है जो मेंटल प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं। ये रिसर्च मानसिक रोगियों के लिए राहत का पैगाम लाने के साथ साथ पेट और मन के बीच गहरे रिश्ते के कई रहस्यों का खुलासा भी कर रही है। असल में आज की दौड़ भाग भरी जिंदगी में टेंशन और डिप्रेशन एक आम समस्या बन गई है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में करीब 40% लोग किसी न किसी रूप में मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इनमें से सिर्फ 10% लोगों को ही मेडिकल सहायता मिल पाती है। कई मामले तो कभी डॉक्टर के पास पहुंचते ही नहीं और कुछ मामले देरी की वजह से गंभीर रूप ले लेते हैं। ये मानसिक परेशानी कई बार घरेलू हिंसा की वजह भी बन जाती है। इसलिए इस समस्या को लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। मेंटल प्रॉब्लम्स के लिए अभी तक आसपास के माहौल और फिजिकल हेल्थ को ही जिम्मेदार माना जाता था, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की रिसर्च में कई नई जानकारियां सामने आई हैं। इस रिसर्च के मुताबिक जायकेदार खाना स्ट्रेस मैनेजमेंट में बेहद कारगर है। अच्छा खाना एंजाइटी और डिप्रेशन में दवा जैसा काम करता है।
अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए लैक्टोबैसिलस जैसे गुड बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं। पसंदीदा खाने में मौजूद लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इम्यून सिस्टम के लिए वरदान है। ये बैक्टीरिया मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन को ठीक करता है। पेट में गुड बैक्टीरिया होने से इंसान अच्छा महसूस करते हैं, यानी मेंटल हेल्थ सीधे पेट से जुड़ा है। अभी तक मरीजों के खाने को बेस्वाद और फीका माना जाता था, लेकिन इस नई रिसर्च ने मेंटल स्ट्रेस से जूझ रहे लोगों के खाने का जायका बदल दिया है। लेकिन जायकेदार खाने का फायदा सिर्फ गुड बैक्टीरिया तक सीमित नहीं है। जानकार बताते हैं कि टेस्टी खाना पेट में जाने से पहले जीभ के जरिए दिमाग को सिग्नल भेजता है। पसंद का खाना मिलने से मन में खुशी महसूस होती है। खुशी महसूस होने पर शरीर से फॉन डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है। इस हार्मोन की वजह से लोग रिलैक्स फील करते हैं और तनाव दूर हो जाता है। यानी लजीज खाना गुड बैक्टीरिया के साथ साथ गुड हार्मोन्स के जरिए भी मन को तंदुरुस्त रखने में मदद करता है। अगर टेस्टी फूड हेल्दी भी हो तो पेट और जीभ दोनों के जरिए दिमाग को खुश रखने का सिग्नल जाता है। इससे जीभ और पेट के खुश होने का सिलसिला आगे दिमाग तक जारी रहता है। रिसर्च के मुताबिक जो स्वादिष्ट खाना मेंटल हेल्थ के लिए वरदान है, उनमें इडली डोसा जैसे फर्मेंटेड फूड, दही और दूसरे मिल्क प्रोडक्ट्स, डार्क चॉकलेट, सूखे मेवे, बेरी, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां, एवोकाडो, शहद, गुड़ और साबुत अनाज शामिल हैं। पुरानी कहावत भी है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अब यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की नई रिसर्च ने भी इस कहावत पर मुहर लगा दी है। यानी मुमकिन है कि आने वाले दिनों में डिप्रेशन के शिकार मरीजों को डॉक्टर दवा देने की बजाय किसी अच्छे रेस्तरां जाने की सलाह दें। और हाँ, मानसिक समस्या को लेकर खुद भी सतर्क रहें और दूसरों के लिए सावधानी वाला हॉर्न जरूर बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जायकेदार मनपसंद खाने से दिमाग का क्या कनेक्शन है और इससे मानसिक समस्याओं का इलाज कैसे मुमकिन है, बता रहे हैं डॉक्टर शरद मल्होत्रा। यदि हम खाने की बात करें तो चंद ऐसे खाने होते हैं जो हमारे ब्रेन में अच्छे केमिकल्स को बढ़ावा देते हैं, जिसकी वजह से इंसान को एक अच्छी फीलिंग आने लगती है, उसको अच्छा महसूस होता है। इस प्रकार के फूड्स को हम कई बार कंफर्ट फूड का भी नाम देते हैं। याद होगा आपको कि स्कूल से निकलते हुए हम कोई पर्टिकुलर चीज खाते थे, शायद जो कि कहीं पे एक मिठाई होती थी, तो उसे खा के हमें बड़ा अच्छा लगता था। तो आज भी यदि हम अपने स्कूल के आगे से निकलते हैं तो वही सेम फीलिंग आती है कि हम चल के उस चीज को खाएं तो हमें अच्छा महसूस होगा। प्रिसाइसली यही फीलिंग वो कंफर्ट फूड भी देता है। सिंपल चीजों की बात करें तो जितना ताजा बना खाना, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, चिकन, टर्की, ये सारी किस्म की चीजें जो होती हैं कुछ अच्छे केमिकल्स को ब्रेन में बढ़ावा देती हैं, जिससे अवसाद या डिप्रेशन कम होता है। बनाना यानी कि केला एक बहुत ही अच्छा केमिकल फूड है, जिसके अंदर सेरोटोनिन नाम का केमिकल होता है, जो अगेन ब्रेन की एक्टिविटी को हेल्प करता है। हमने सबने सुना होगा कि यदि आप डिप्रेस्ड हैं तो चॉकलेट खाइए, डिप्रेशन दूर हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि डार्क चॉकलेट खाने के साथ भी यही केमिकल्स जो होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर चेंज हो जाते हैं। साथ ही साथ में जब हम टेस्टी खाना खाते हैं या स्वादिष्ट खाना खाते हैं तो उसके साथ हमको एक फील गुड फैक्टर आता है, क्योंकि हम उस टेस्ट को इमीडिएटली असेस कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, हमारे जीवन के अंदर तनाव भी आएंगे और डिप्रेशन का समय भी आएगा। फूड, खासकर अच्छा बना हुआ स्वादिष्ट खाना, उसमें मदद तो कर सकता है, लेकिन उस चीज को एंटायरली नहीं हटा सकता। प्रधानमंत्री ने बांटे 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर आई। दरअसल दूसरी तिमाही में जीडीपी बढ़त उम्मीद से काफी बेहतर 7.6% रही। इससे पहले कुछ विशेषज्ञ इसके 6.8% रहने का अनुमान जता रहे थे, लेकिन इस बार जीडीपी बढ़त दर के आंकड़े शानदार आए। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर खुशी जताई और कहा कि ये आंकड़े देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी की टनल से निकाले गए सभी मजदूरों की एम्स ऋषिकेश में मेडिकल जांच की गई, जिसके बाद 41 में से 40 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस शुरुआती जांच में किसी को भी चोट जैसी कोई शिकायत नहीं मिली। वहीं अभी कुछ जांच के लिए अस्पताल में भर्ती एक मजदूर को भी जल्द डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अब बाकी 40 मजदूर अपने घरों के लिए रवाना हो गए हैं।
आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मिली अंतरिम राहत 12 दिसंबर तक बढ़ा दी। चंद्रबाबू फाइबर नेट घोटाले के आरोपों में घिरे हुए हैं। अदालत के मुताबिक इस मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने के मामले में फैसला तैयार किया जा रहा है। एयर इंडिया के विमान में पानी रिसने के मामले में कंपनी ने बयान जारी किया। इसमें एयर इंडिया ने खेद जताया, साथ ही आगे ऐसी घटना नहीं होने की बात कही। हालांकि उसने दावा किया कि जिन यात्रियों को इससे दिक्कत हुई उन्हें तभी दूसरी खाली सीटों में शिफ्ट कर दिया गया था। ये मामला 24 नवंबर का है, जब ये फ्लाइट यूके से अमृतसर आ रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 11वें रोजगार मेले में देश के 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे। उन्होंने ये लेटर बटन दबाकर ऑनलाइन सौंपे। इस मौके पर पीएम ने इन नए कर्मचारियों से कहा कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। ये रोजगार मेला देश भर की 37 जगहों पर आयोजित किया गया। इसके जरिए रक्षा मंत्रालय और डाक विभाग समेत कई महकमों में नियुक्तियां हुई। तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई। इस दौरान वहां मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। करीमनगर इलाके में 27 ट्रांसजेंडर ने भी एक साथ मतदान किया। बिहार के जमुई जिला मुख्यालय में एक अनोखी शादी हुई। दरअसल ये शादी बिना पंडित और बिना बैंड बाजे की हुई। इसकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। इस शादी में बस माला पहनाने की औपचारिकता निभाई गई। वहीं शादी के निमंत्रण कार्ड पर भी किसी विधि विधान का जिक्र नहीं था। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे बड़ी खबर मौजूद है। तेलंगाना के साथ 5 राज्यों में वोटिंग खत्म हो चुकी है और उसके साथ ही एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ चुके हैं। इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में ये तो तस्वीर सामने आ रही है। उसके मुताबिक संभावना है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बन सकती है। एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि वहां प्रचंड बहुमत मिल सकता है। मध्य प्रदेश की 230 सीटों में बीजेपी को 140 से 162 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 68 से 90 सीटें मिल सकती है। एग्जिट पोल में अन्य को 0 से 3 सीटों का अनुमान है। इस तरह आसार है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी विशाल बहुमत से सरकार बना सकती है। लेकिन यही तस्वीर छत्तीसगढ़ में बदली हुई नजर आती है। हमारे एग्जिट पोल के आंकड़ों में यहां बीजेपी को 36 से 46 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 40 से 50 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य के हिस्से में 1 से 5 सीटें जा सकती है। अगर बात करें राजस्थान की, तो यहां भी कांग्रेस आगे नजर आती है। हालांकि एग्जिट पोल में मुकाबला करीब है। राजस्थान की 199 सीटों में बीजेपी को 80 से 100 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 86 से 106 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य को 9 से 18 सीटें मिल सकती है। मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल में बीजेपी प्रचंड बहुमत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि राजस्थान में जहां सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड रहा है, पेच फंस सकता है। यहां बीजेपी और कांग्रेस की सीटों के बीच फासला ज्यादा नहीं है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बढ़त तो है, लेकिन सीटों का फर्क ज्यादा नहीं है। सुनिए एग्जिट पोल के आंकड़ों पर दोनों पार्टियों के नेताओं का क्या कहना है। कांटे की टक्कर, लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए, कोई कांटा बचे ही नहीं। मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा कि जहां हम जाते थे पुरुषों की भीड़ तो होती थी, लेकिन उससे ज्यादा बहनें आती थी, बेटियां आती थी, बच्चे भी आते थे, और बहनों का जो लाड़ और प्यार मिला वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। अभी भी मैं कई जगह जाता हूं तो बहनें दौड़ के जाती है और ये कहती कि भैया अपन जीत रहे हैं। वो ये नहीं कहती कि बीजेपी की सरकार बनेगी कि आपकी सरकार बनेगी, वो ये कहती कि अपन जीत रहे हैं। अपन जीत रहे हैं मतलब बीजेपी की जीत में बहनों को अपनी जीत दिखाई दे रही है। मैंने पहले ही कहा था मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम, उनका नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और हमारी प्रदेश की सरकार की अनेकों योजनाएं जिनने जनता की जिंदगी बदली है और विकास, ये स्पष्ट बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी और मध्य प्रदेश की जनता ने ये पूरी तरह मन बनाया है कि भाजपा की सरकार बने
और मध्य प्रदेश नए विकास के आयाम को छुए। मैं आपको पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि 3 तारीख को हम और आप फिर मिलेंगे। भाजपा की सरकार बनने की मैं मिठाई आपको खिलाऊंगा। कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का सर्वे में या एग्जिट पोल में पलड़ा भारी नजर नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, राजस्थान हो, चारों जगह कांग्रेस की सरकार बन रही है। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मैं दावे नहीं करता, स्वभाव नहीं है, संख्या भी नहीं बताता, नेचर नहीं है, पर 135 सीट से ऊपर आके कांग्रेस की सरकार बनेगी। भ्रष्टाचार की शिवराज जी ने करी थी, एक वो मुद्दा था। दूसरा, हमारा कप्तान क्लियर था कि कमलनाथ की कप्तानी में हम खेल रहे थे। वहाँ 5 उप कप्तान थे, तो तय नहीं था कि कौन से कप्तान है, तो इसका भी फायदा कांग्रेस को मिलेगा। जब देश में बदलाव की तरफ माहौल चल रहा है, तो ये लग रहा है कि मोहब्बत की दुकान बहुत ताकत से खुलने जा रही है। मुझे लगता है, मैंने कहा ना, मध्य प्रदेश में 135 क्रॉस करेंगे हम। मैं बहुत दिन से ये बात कह रहा हूँ कि जब लोग बदलाव की नीयत से वोट डालेंगे, तो बहुत ताकत से कांग्रेस को सीट मिलेगी। 7 एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एक आध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी भारी बहुमत से बनेगी। वो जो 57 है ना, वो 75 इधर उधर होगा। सर, फिर चर्चा ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी मिशन लोटस की तैयारी कर रही है, तो यहाँ से कांग्रेस अपने विधायकों को शिफ्ट करने की बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, और वो नहीं कर पाएंगे। एग्जिट पोल से स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी छलांग लगाई है शुरुआती दौर में, और ये रुझान की ओर इंगित करता है। कहाँ 15 सीट से 48 सीट तक हम जाते हुए दिख रहे हैं, मगर मेरी मान्यता 48 सीट तक नहीं है। मेरी स्पष्ट मान्यता है कि जो रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये जाके 52 और 56-55 सीट में जाके रुकेगा, और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अब ऑपरेशन लोटस की बात वही लोग कर रहे हैं जिनके मन में डर और भय है। यदि आपने कुछ गलतियां नहीं की तो उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। राजस्थान में इस बार राज नहीं, रिवाज बदलने जा रहा है। राजस्थान में इस बार पॉजिटिव वोटिंग हुई है, नेगेटिव वोटिंग नहीं हुई है। और आज जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, उसमें कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो एग्जैक्ट पोल होंगे, जो 3 तारीख को एग्जैक्ट पोल के नतीजे आएंगे, वो हमारे लिए इससे बहुत और ज्यादा संतुष्टिदायक होंगे। न्यूज पर आगे धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव रहा। बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 87 अंकों पर चढ़कर 66,988 पर पहुंचा। वहीं निफ्टी भी 37 अंकों पर चढ़ा। ये 20,133 पर बंद हुआ। दिन में कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 67,070 के उच्चतम और 66,610 के निचले स्तर को छुआ। दिल्ली सराफा बाजार में सोने के भाव गिरे। सोना 300 रुपए सस्ता हुआ। अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 63,200 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमत में उछाल रही। चांदी 200 रुपए महंगी हुई। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 79,200 रुपए पर पहुंच गई। कोरियन कार निर्माता कंपनी किया अपनी पॉपुलर एसयूवी सोनेट का फेसलिफ्ट मॉडल 14 दिसंबर को भारत में अनवील करने जा रही है। ये कार नए डिजाइन के साथ अगले साल भारत में लॉन्च होगी। उद्योग जगत से अच्छी खबर आई। स्टील समेत 8 कोर सेक्टर की ग्रोथ रेट अक्टूबर में 12.1 दर्ज की गई। इससे पहले ये सितंबर में 9.2% रही थी। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। मुंबई में बढ़ते प्रदूषण से लोग परेशान हैं। ऐसे में हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रशासन तमाम कोशिशें कर रहा है। बीएमसी ने भी इसे लेकर गाइडलाइंस बनाई है। अब इस कवायद में मुंबई की बेस्ट बस सेवा को भी शामिल किया गया है। वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए अब वहां 350 बसों में मोबाइल एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। मुंबई की बेस्ट बसें, जो सालों से लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाती रही है, जिसकी रफ्तार कभी थमी नहीं, वो बेस्ट बसें अब मुंबई की हवाओं को भी साफ करेंगी, ताकि प्रदूषण से लोगों का दम न घुटे।
पिछले दिनों मुंबई में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब बनी रही। हालांकि बारिश के बाद अब इसमें थोड़ा सुधार है। ऐसे में कोशिश यही है कि हवा की गुणवत्ता और बेहतर हो और प्रदूषण पर पूरी तरह से नियंत्रण हो। इसके लिए एयर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और बीएमसी ने मिलकर बेस्ट की बसों को एयर प्यूरिफायर सिस्टम से लैस करने का फैसला लिया है और इस पर काम भी शुरू हो गया है। पिछले कुछ समय में मुंबई भर में वायु गुणवत्ता में काफ़ी सुधार हुआ है। उस सुधार का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि पिछले दिनों मुंबई में बारिश हुई और उसकी वजह से हवा थोड़ी सी क्लियर हुई। ऐसे में बीएमसी हो या बाकी एजेंसीज हो, वो पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि मुंबई में जो वायु गुणवत्ता है वो ठीक बनी रहे। इसके लिए बीएमसी द्वारा गाइडलाइंस भी बनाई गई हैं। वहीं मुंबई में बेस्ट जो कि बस सेवा चलती है, सालों से बेस्ट ने लोगों को सेवा प्रदान की है। लाखों लोग बेस्ट में यात्रा भी करते हैं। अब बेस्ट द्वारा भी एक ऐसी सिस्टम उनके बसेस में लगाई गई है जिसको मोबाइल एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम कहा जा रहा है। ये सिस्टम बेस्ट की 200 बसों के आसपास में अभी तक लगाया जा चुका है और ये सारी बसेस में जो प्यूरिफिकेशन सिस्टम है वो बस के ऊपर लगाया गया है। करीब 350 बेस्ट बसों में ये मोबाइल एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम लगाया जाना है। वहीं अभी तक करीब 15 बसों में ये सिस्टम लगाया जा चुका है। एयर प्यूरीफायर सिस्टम हमारे आनिक डिपो के लगभग 15 बसेस पे लग चुकी है और हम फर्स्ट फेज़ में 350 बसेस पे लगाने वाले हैं। एक्चुअली ये एयर प्यूरीफायर सिस्टम है वो यूनिक है अपने मुंबई में या भारत में कीजिएगा। आपने देखा रहेगा कि एयर प्यूरीफायर सिस्टम नॉर्मली एक बिल्डिंग्स में जहाँ स्टैटिक्स बोलते हैं हम वहाँ पर लगाया जाता है, पर यहाँ जो कॉन्सेप्ट है कि मोबिलिटी व्हीकल पे लगाया जाता है, जो कि जहाँ पर हमारा वायु प्रदूषण निर्माण होता है, जैसे कि आप रोड के ऊपर वगैरह, तो वहीं पर ही वो कैच करके उसको ही प्यूरीफाई किया जाता है। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि यह बहुत कारगर कॉन्सेप्ट है। अब समझिए कि इन बसों में ये एयर प्यूरिफायर सिस्टम काम कैसे करता है। ये प्यूरिफिकेशन सिस्टम ऐसे काम करता है कि ये बस के ऊपर लगा होता है और मोबाइल प्यूरिफिकेशन सिस्टम की तरह काम करता है। पूरे मुंबई में ये बसेस जहाँ जहाँ जाती हैं वहाँ पे हवा की गुणवत्ता ये चेक करता है अपने तरीके से और उसके बाद 15,000 क्यूबिकल मीटर्स जो एयर होती है उसको पूरे दिन में क्लियर करने का मादा ये प्यूरिफिकेशन सिस्टम रखता है। मुंबई की बेस्ट बस में पहला फिल्टर मझगांव और कुर्ला के बीच चलने वाली बस रूट नंबर 60 में लगाया गया था। पहले फेज में 350 और बसों में इसे लगाने की योजना है, जिस पर काम चल रहा है। अगर ये कोशिश कारगर साबित होती है तो आगे इसे और विस्तार दिया जाएगा। हालांकि इस योजना से जुड़े लोगों का मानना है कि क्योंकि बेस्ट बसें मुंबई के भीतरी इलाकों तक जाती हैं, ऐसे में ज्यादा से ज्यादा इलाके को इसके तहत कवर किया जा सकेगा। हम फर्स्ट फेज में 350 लगाएंगे और बाद में इससे जिसका रिजल्ट्स देखने के बाद और बसेस पे लगाने का भी निर्णय लिया जाएगा। और ये एयर प्यूरीफायर सिस्टम से एक फ़ायदा है कि हमारी जो बसेस हैं मुंबई के ऑल ओवर जो अंदर के रास्ते हैं वहाँ पर भी जाते हैं, तो इंटरनल पार्ट भी वहाँ से एयर क्लीन होने का चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि मुंबई में बेस्ट बस सेवा शहर के हर रूट पर चलाई जाती है और रोजाना इसमें लाखों यात्री सफर करते हैं। ऐसे में सड़कों पर चलते समय शहर की हवा को साफ करने के लिए बसों में लगने वाले ये एयर फिल्टर्स बेहद कारगर रहने की उम्मीद है। आने वाले दिनों में बेस्ट और भी ऐसी सेवाएं करेंगी जिसमें इस एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम को लगाया जाएगा और वायु की गुणवत्ता जो है वो अच्छी की जाने की कोशिश की जाएगी। कैमरामैन प्रतीक के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के लिए देवदूत बने रैट माइनर्स की, जिनमें दिल्ली के रैट माइनर्स भी शामिल हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे मुश्किल समय में मोर्चा संभाल रैट माइनर्स ने उन्होंने 800 मिलीमीटर की पाइप में बैठकर हाथों से खुदाई शुरू की और बिना रुके तब तक अपना काम करते रहे जब तक मजदूरों को सुरंग से बाहर निकाल नहीं लिया। सुरंग में पसरे भारी मलबे और लोहे के अवरोधों को चीरकर जब रैट माइनर श्रमिकों तक पहुंचे तो उनकी आस को जैसे सांस मिल गई। उनके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं देखते ही देखते श्रमिकों ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। वो अपनी 17 दिनों की पीड़ा को पल भर में भुला बैठे। उत्तरकाशी रेस्क्यू मिशन के हीरो 12 रैट माइनर्स में से 6 राजधानी दिल्ली लौट आए हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उनके लिए ढोल बजाए गए, साथ ही फूल मालाएं पहनाई गई। जब उन्हें जो कामयाबी मिली उस पर उनके बच्चे और दूसरे परिवार वालों से
भी काफी वो खुश हुए। हमारे संवाददाता ने रैट माइनर्स से बात की, क्या कुछ कहना था उनका, सुनिए। आप अपने घर वापस आ चुके हैं। उत्तरकाशी रेस्क्यू मिशन आपने पूरा सक्सेसफुल किया। अभी घर आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। स्वागत हो रहा है आपका, पूरे आपके जो मोहल्ले वाले हैं, रिश्तेदार है, सब यहाँ आए हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमें, बहुत खुशी है हमें, इतना प्यार मिल रहा है हमें। और वहाँ भी बहुत प्यार मिला था, यहाँ भी बहुत प्यार मिला और उल्लास का माहौल है। घर पे शादी थी, शादी छोड़ के गए, बच्चों को छोड़ के गए, और जब वहाँ पे काम शुरू किया तो क्या कंडीशन थी, अगर आप विस्तार से हमें एक बार बता सकें। शादी से अहम हमारा वो काम था, हमारे मजदूर भाई फंसे हुए थे, उनको हमें जरूरी बचाना था। इमरजेंसी हमारे पास कॉल आई तो इसलिए हमें जाना पड़ा। कैसा वहाँ पे टेम्परेचर था, क्योंकि ठंड बहुत थी, उत्तरकाशी में विषम परिस्थितियाँ। मैम ठंड तो बहुत थी, अंदर तो बहुत गर्मी थी, ऑक्सीजन की दिक्कत थी, फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी, 41 से 41 को बाहर निकाल के लाए। हमें अप्रोच किया गया था देहरादून से वहाँ पे जाने के लिए, और ये मौका ऐसा था, मैंने पहली नजर में देख लिया था, ये चांस हमारी जिंदगी का फर्स्ट एंड लास्ट मौका है, इसे हम छोड़ नहीं सकते मैम। और जाके मैंने अपनी टीम को कलेक्ट करके और बड़ी मेहनत के साथ हमने अंदर उसको कटिंग वगैरह के जो भी अंदर मुश्किलें थी उसे खत्म करके पाइप को आगे बढ़ा के उनके पास तक पहुंचे मैम। हमें बताया गया था कि 10 मीटर पाइप है, मगर वो 18 मीटर था, हमने फिर भी उसे 18 मीटर को पार कर दिया। और जो मेरे भाई फंसे हुए थे उन्होंने बहुत प्यार दिया हमें। आपकी जान को भी खतरा था, आपको खुद के लिए डर नहीं लगा, अपने बच्चों के लिए डर नहीं लगा? डर तो बस जनून था, एक डर नहीं था, जनून था एक अपना, जो उन्हें बचाना था, क्योंकि वो भी मेरे भाई थे 41, क्योंकि मेरे देश की इज्जत का सवाल था और उन्हें लाना था, क्योंकि दूसरे देश में इतनी बेइज्जती होती है, कुछ नहीं पता। रेस्क्यू किया और वो 41 लोग बाहर आए, तो आप उनसे मिले, आपने उनसे बातचीत भी की, गले भी लगाया उन्होंने। हमें तो मैम वो इतना बड़ा ओहदा दे रहे हैं, वो शायद किसी को ना मिला हो, हमें भगवान बना रहे, तुम हमारे भगवान के रूप में आए हो, हमें कंधे पे उठाया, किसी को चॉकलेट खिलाई, किसी को काजू बादाम खिलाए, क्योंकि जो वहाँ पे जिन परिवार वालों के लोग वहाँ फंसे हुए थे उनके लिए तो आप देवता समान। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बहुत, हम जब वहाँ 6 दिन से थे, हम बेचारे वो रोज हमसे पूछते थे, बस अब आज क्या करोगे तुम, आज कितना कर दोगे, हमसे एक मिनट की खबर ले रहे थे, हमारे गले से लगा रहे थे, हमें बहुत प्यार दिया उन लोगों ने। उम्मीद आपको कितनी थी, क्या आपका हौसला डगमगाया या बिल्कुल दृढ़ निश्चय था कि बचा के लाना है चाहे कुछ भी हो जाए? हौसला तो हमारे अंदर इतना था और इतना है कि 41 तो थे, वे 41 के डबल भी होते, हम उनको भी बचा के लाते। कितनी मेहनत कितनी लगी, हमारे अंदर इतना जज्बा, इतना जोश था कि हमें अपनी मेहनत का एहसास ही नहीं हुआ कि हम मेहनत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हम तो वे बस अपनी नजरों के सामने, अपने शरीर में, अपने दिल में वे 41 आदमी बसे हुए थे कि हमारे सामने तो 41 आदमी, हम उन्हें निकाल के ले आना है। मैंने अपनी बेटी से प्रॉमिस किया था, 6 साल की मेरी बेटी है, बेटी ने बोला पापा निकाल के आना है, तो मैंने कहा बेटा प्रॉमिस करता हूँ निकाल के आऊंगा। मजदूरों की जिंदगी बचाने वाले रैट माइनर्स को जहां इस बात की खुशी है कि वो अपने मिशन में कामयाब रहे, वहीं उनके परिजनों को उनकी उपलब्धि पर गर्व है। हमने उनके परिवार वालों से भी बातचीत की। वकील जी को देख रहे थे खबरों में, कैसा लग रहा था जब आपको पता चला कि वहाँ पे जान का खतरा भी हो सकता है और वो किसी को बचाने गए? हमें सबसे ज्यादा खतरा, इनसे ज्यादा खतरा लेबर का था। जो लोग वहाँ पर फंसे हुए थे, सिर्फ हम ये दुआ कर रहे थे कि साथ खैरियत के वो लोग वहाँ से निकल जाएं। और जैसा कि ये बोल के गए थे कि इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हम साथ खैरियत के उन्हें निकालेंगे, वो बिल्कुल साथ खैरियत के अपने मिशन को ये कामयाब करके आ गए। जब ये यहाँ से गए तो थोड़ा डर मन में रहा होगा, क्योंकि उत्तरकाशी जैसी जगह ठंड बहुत है, कैसे काम करेंगे? क्या आप लगातार देख रहे थे, क्योंकि पूरा देश टीवी पे नजरें गड़ाए हुआ था कि कब वो बाहर आएंगे, कैसे रेस्क्यू हो रहा है? सर्दी के कपड़े तक भी नहीं लेके गए थे। एट ए टाइम 3 घंटे के अंदर इन्होंने अपनी तैयारी की है यहाँ से जाने की। 3:30 बजे इनके पास कॉल आया है, 7 बजे यहाँ से निकल गए हैं, और उसके बाद इन्हें फुल भरोसा था ऊपर वाले पे कि अल्लाह ने चाहे तो इंशाल्लाह मैं अपना काम पूरा सही तरीके से करके। आप उन सब 41 लोगों के लिए दुआएं पढ़ रहे थे और बहुत दुआएं कर रहे थे। हम लोग नमाज पढ़ के सिर्फ यही दुआ थी वो लोग साथ खैरियत के निकल जाए और हमारे घर वाले भी साथ इज्जत के घर आ जाए। आपके पापा आज सब आपके पापा का वेलकम कर रहे हैं, हीरो है। आपको कैसा लग रहा है जब पापा से मिले हो इतने दिनों बाद? मुझे अच्छा लग रहा है अपने पापा से मिलके। टीवी पे देख रहे थे कि पापा अंदर गए हैं, लोगों को बचाने गए हैं, सब तारीफ कर रहे हैं कि 41 लोगों की जान बचाई। हीरो है पापा? हीरो है। वेट कर रहे थे पापा जी, टीवी पे देख रहे थे जी। अभी कैसा लग रहा है जब पापा घर आ गए, पापा को सब ऐसे गोद में उठाए हुए हैं? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे पापा ने 41 लोगों को बचाया है, फिर भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है।
हमें इतना बुरा लग रहा था कि वो हार के ना जाए, पर वो आज जीत का है। न्यूज पथ पर आगे पब्लिक वोटिंग पर एक अच्छी और दिलचस्प खबर। घर में किसी की मौत के बाद विधि विधान से क्रियाकर्म किया जाता है, लोगों को भोज दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी किसी भैंस का मृत्यु भोज सुना है? बात चौंकाने की है, लेकिन हरियाणा के चरखी दादरी में एक किसान परिवार ने अपनी भैंस के निधन के बाद ऐसा ही कुछ किया। करीब 29 साल तक घर में रही भैंस का विधि विधान से क्रियाकर्म किया, उसकी अस्थियां विसर्जित की और 13वीं की सभी रस्में निभाई। इसके बाद बाकायदा नाते रिश्तेदारों के अलावा गांव वालों को भोज दिया गया, जिसमें देसी घी से बना लजीज खाना परोसा गया। इस तरह किसान परिवार ने परिवार के सदस्य की तरह भैंस का अंतिम संस्कार किया। असल में करीब 3 दशक तक साथ रही भैंस से परिवार का बेहद लगाव था। परिवार भैंस को शुभ मानता था और परिवार का सदस्य मानता था, इसलिए परिवार ने भैंस का नाम भी लाडली रखा था, जिसने अपने जीवन काल में 24 पड़िया को जन्म देकर रिकॉर्ड बनाया था। इस तरह भैंस की वजह से परिवार में खुशहाली आई और वो आर्थिक तौर पर संपन्न हुए। भैंस के मृत्यु भोज में करीब 400 नाते रिश्तेदार और ग्रामीण शामिल हुए। खेती बाड़ी वो काज करे जी भैंस क्यों जी? हमारा घनी खुशी थी जी। किस बात की? 24 बार ब्याई जी, 24 कटिया दी और उन कटिया दी, सारी कटिया दी। एक बार नाटी नहीं है हमारा एक दिन भी। आजकल गांव में तो इंसान के काज के लिए भी मनाही की जा रही है कि लगभग ऐसा खर्चा ना हो, फिजूल खर्चा मानते हैं। उसके बाद भी आप एक जानवर का काज कर रहे हैं। फजूल खर्चा नहीं करे जी, हमने जायज खर्चा करे जी। हमारा इस बहन ने धन इतना दे दिया, सारा सब कुछ इस भैंस ने दिया जी। इस भैंस की पैदावार से हमारा आगे बढ़ा जी। जी मैं तो बहुत खुश हूँ कि मतलब वो भैंस भी भाग्यशाली है जो इनके घर में पैदा हुई है, उनको ये इतना वो मिल रहा है। और आजकल तो अपने सास ससुर के बुढ़े की नहीं करते कोई, और ये जानवर को अपने इंसान के रूप में समझ रहे हैं। तो पहले भी कभी आपने ऐसा कोई काम मैंने अपनी जिंदगी में भैंस के बारे में ऐसा कहीं नहीं सुना, न मैंने देखा है, पहली बार देख रही हूँ। मैं तो इनको बहुत बहुत बधाइयाँ दे रही हूँ कि आगे भी कोई ऐसा उठाए कदम। गूगल मैप्स का बदलेगा रंग। जी हाँ, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए चलें डिजिटल गालिए। एआई टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल को लेकर अब गूगल भी सरकार का साथ देगी। इन दोनों डीप फेक वीडियो के मामले साथ आ रहे हैं। लिहाजा कहा जा रहा है कि गूगल ने सरकार को उन तरीकों के बारे में जानकारी दी है जिसकी मदद से इस तरह के कंटेंट को कम और पूरी तरह से खत्म करने में मदद मिल सकेगी। रास्ते बताने में मदद करने वाला गूगल मैप्स का नया फीचर लॉन्च किया गया। दरअसल अब ये नए रंग में नजर आएगा। इसकी टेस्टिंग अगस्त से शुरू हुई थी, अब इसे गूगल प्ले स्टोर से अपडेट किया जा सकेगा। तो इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।